नाइट्रोजन है और 0.2 मोल उसमें ऑक्सीजन है, तो कितना होगा इसका मास? मास कितना हुआ इसका? मास ऑफ 1 मोल एयर, 1 मोल एयर का मास कितना हुआ? 0.8 इंटू 28 प्लस 0.2 इंटू 32। तो ये मास कैलकुलेट करें एक बार। 0.8 इंटू 28 मतलब 22.4 प्लस 0.2 इंटू 32 मतलब 6.4। कितना आएगा ये सम करने पे? 28.8। ठीक है, तो ये मास आ गया। अब देखो डेंसिटी हमारे को ग्राम पर लीटर में गिवन है ऑप्शंस में, तो मास कितना हुआ? 28.8 ग्राम और वॉल्यूम कितना हुआ? 22.4 लीटर। तो ये 28.8 और 22.4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 28.8 ना, इसको 3.2 से डिवाइड करें ऊपर और नीचे, है ना। 3.2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9/7। सॉल्व कर लेना, 9/7 वाला ऑप्शन हमारा आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलिए क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन 8 में क्या बोला है? व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ अबव सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कौन सा है? ऊपर वाला सॉल्यूशन में क्या बोला? 60 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 60 ग्राम है किसका? सॉल्यूशन का, कंटेनिंग 40% बाय मास NaCl। तो NaCl कितना होगा इसका? 40% मतलब 24 ग्राम। NaCl है 24 ग्राम। आर मिक्स्ड विथ 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसको मिक्स किया है किसमें? इसको मिक्स किया 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15% बाय मास NaCl। इसके अंदर क्या है? 15 ग्राम NaCl है। 50% का मतलब 15% का मतलब 50 ग्राम। डिटरमाइन द मास परसेंट। अच्छा, इस सॉल्यूशन का, इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो इस सॉल्यूशन का क्या पता लगाना है हमें? मोलैलिटी। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ? दोनों को मिक्स किया तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ? 160 ग्राम। ये समझ आती है इतनी बात? बोलो। हाँ सर। और मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? 39। 39 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ? मतलब 131 या 121 ग्राम। चलिए अब देखो हमें मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब 39/58.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी मतलब 0.121 kg। अब इसको सॉल्व करके देखना एक बार क्या आता है आंसर। 39 डिवाइडेड बाय 58.5 डिवाइडेड बाय 0.121, 5.5 आ रहा है। कोई आंसर दिया है क्या ऐसा? हाँ सर। सर एक्चुअली 11 था डाउट, 8 इसमें था शीट, मतलब जो हार्ड कॉपी है उसमें 8 था वो। यार अब ऐसे मत करो यार, तो मतलब ये तो टाइम वेस्ट सा हो गया हमारा। फिर डाउट एकदम आंखें खोल के बताओ, बिल्कुल टाइम वेस्ट। हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है कि हम ऐसे टाइम वेस्ट करते रहे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या बोला है। अ कंपाउंड कंटेनिंग दिस द पॉसिबल फॉर्मूला, है ना। तो देखो हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुमसे पूछूं MgCl2 है, तो इसमें Mg पर चार्ज कितना है? 2+। और Cl पर माइनस। तो 2 Cl माइनस है। अब देखो ओवरऑल पर चार्ज क्या है? 0। MgCl2 के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं है ना। यस सर। तो उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर Cl2 लिए। हमें पता कैसे चला Cl को 2 लेना है? MgCl क्यों नहीं फॉर्मूला बनाया? MgCl2 ही क्यों बनाया? क्योंकि मुझे पता है Mg पर 2+ का चार्ज है, तो Cl को दो Cl के आयन लेने पड़ेंगे ताकि चार्ज हमारा बैलेंस हो। तो सेम वैसा ही मैंने किया है यहाँ पर। सर्वेश सावंत 2-2 है क्या? ये एक हाँ और सर, वो मैं सर्वेश ही हूँ, दूसरे डिवाइस से आया। कितने आईडी से आएगा? मैं से दूसरे डिवाइस से हूँ। ठीक है, तो सेम वैसा ही हमें यहाँ पर करना है कि हमारे को देखो इतने सारे ऑप्शन दिए,
तो उसमें जिस ऑप्शन में चार्ज सेटिस्फाई होगा ना वही ऑप्शन मेरा आंसर होगा। लाइक जैसे मैं ए ऑप्शन को ट्राई करता हूँ, ए ऑप्शन दिया है PQR2। अब देखो P है हमारा +2 में, Q है मेरा +5 में और R है मेरा -2 में। अब चार्ज सेटिस्फाई करो, P 1 है तो +2 का चार्ज, Q भी 1 है तो +5 का चार्ज, R 2 है तो -4 का चार्ज। तो क्या है, चार्ज ओवरऑल 0 आ रहा है क्योंकि PQR2 पे तो चार्ज 0 है। तो क्या ओवरऑल चार्ज 0 आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे ये आंसर रॉन्ग है। अब जो आंसर करेक्ट है उसी को करके बता देता हूँ। आंसर सी इज करेक्ट ना। तो ये है P3QR4 होल ट्वाइस, मतलब P3Q2R8 है एक्चुअल में। तो P पर तो +2 का चार्ज है, R पर Q पर +5, R पर -2। तो देखो बैलेंस करो चार्ज, ये +6 हुआ, ये +10 हुआ और ये -16 हुआ। क्या चार्ज बैलेंस हुआ प्लस माइनस वाला? यस सर। करेक्ट आंसर इसी, समझ गए? बोलो। यस। चलिए अब देखो जो कॉम्प्रहेंशन 5 है, तुमने जो डाउट पूछा उसमें पूरा कॉम्प्रहेंशन तो मैं बताऊंगा नहीं, मैं एक बता दूंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, उसमें से मैं कोई एक करके बता देता हूँ। पहला ही वाला मैं करके बता देता हूँ, तो उसी से सब कुछ समझ आ जाएगा। सीजियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन HI से करवाया तो सीजियम का आयोडाइड बना +H2O। देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, दिस इज बेस, दिस वन इज एसिड, ये सॉल्ट और ये वाटर। ठीक है, ये सर्वेस किधर चला गया? देखो हाँ मैं तुम्हें बता देता हूँ, अभी हम लोग अगर कभी भी हमको लॉग इन करना होगा तो तुम्हें जूम अकाउंट में साइन इन करना पड़ेगा, तभी क्लास तुम ज्वाइन कर पाओगे। अगर तुमने साइन इन नहीं किया है तो क्लास ज्वाइन नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसमें अभी वो प्राइवेसी लगा दिया ऑथेंटिकेटेड आईडी वाला। तो तुम्हें साइन इन करना ही पड़ेगा अपने जीमेल अकाउंट से, उसके बाद ही तुम लोग क्लास में एंटर हो पाओगे। ठीक है, चलिए। तो बहुत सारे लोग शायद आज इसलिए भी नहीं आए हैं क्योंकि उनका शायद साइन इन नहीं हुआ होगा, क्योंकि साइन इन करोगे जीमेल अकाउंट से तभी आओगे, अदरवाइज क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, हमको दिया है अलग अलग दिया है, इसके बारे में बोला ये 37.5 ग्राम है 0.5 लीटर में, और ये है 0.8 m है 0.5 लीटर के अंदर। दोनों को मिक्स किया है, फिर कॉलम 2 में बताना है क्या हो रहा है फिर क्या है। तो हम लोग क्या करें, इनके मोल्स निकाल लेते हैं। मोल्स निकाल लो, मोल्स। देखो इसके मोल्स तो इजी है, 0.5 और 0.4, 0.04 मोल्स आ गए। शायद रॉन्ग कर दिया, 0.04 नहीं होगा, 0.4। 0.4। सीजियम का क्या होता है वेट, दिया हुआ भी है 133। सीजियम होता है 133 पे, ऑक्सीजन होता है 16 पे, हाइड्रोजन होता है 150 हो गया ये तो, है ना। तो 37.5 डिवाइडेड बाय 150, तो इसके मोल आगे। सर क्वेश्चन में बेस 80% प्योर दिया है। अच्छा ऊपर भी कुछ लिखा है क्या, मैंने पढ़ा नहीं। बोला है salt and water is formed by acid base neutralization if ratio of this and this is taken the one component limiting reason assume base is 80% pure only, take impurity as a percent। ठीक है, तो जो बेस है ये 80% प्योर है, तो एक्चुअल में इसका 0.25 मोल रिएक्ट नहीं करेगा, इसका 80% ही करेगा। मतलब 0.25 का 80% कितना होगा, 0.2 मोल। समझ गए मेरी बात? यस सर। अब इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, बोलो बोलो बोलो। CSOH। ये तो है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। ये मुझे पता चल गया भैया, ये है मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, मतलब LR, और ये है ER। मतलब बेस मेरा पूरा खत्म हो जाएगा, तो एसिड बचेगा कितना लेफ्ट, बोलो। 0.2 मोल। 0.2 मोल्स। और ये कितना बनेगा,
0.2 मोल्स। ठीक है, अब देखो कॉलम 2 में कौन सा मैच हो रहा है, कॉलम 2 में क्या मैच हो रहा है, कॉलम 2 में एक तो सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है इससे, फर्स्ट से कॉलम 2 के अंदर एक तो सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है क्या, कि भैया बेस इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अब मोलैरिटी ऑफ कैटायन और मोलैरिटी ऑफ एनायन भी पूछा है ना। तो देखो अब हमारे पास सॉल्यूशन में है क्या क्या, इन फाइनल सॉल्यूशन व्हाट वी हैव, बताइए। HI 0.2 मोल्स एंड सीजियम आयोडाइड 0.2 मोल्स। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम टोटल कितना है, बोलिए वॉल्यूम टोटल कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर। तो अब देखो यहां से अगर मैं बात करूं बॉक्स स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, तो मोलैरिटी ऑफ HI कितना होगा, 0.2 m। उसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर मतलब 0.2 m। ऐसे ही सीजियम आयोडाइड का उसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर मतलब 0.2 m। तो इनका दोनों का मोलैरिटी आ गया। अब देखो HI का मोलैरिटी अगर ये है तो H प्लस का मोलैरिटी क्या होगा, सीजियम प्लस का मोलैरिटी क्या होगा, और I माइनस का मोलैरिटी क्या होगा। तो H प्लस के मोलैरिटी 0.2 ही रहेगा, सीजियम प्लस का 0.2 और I माइनस का 0.2। ठीक है, तो कॉलम 1 में सिर्फ क्या मैच हुआ, अरे कॉलम 1 देखो, कॉलम 1 से तो आया, हमने फर्स्ट को चेक कर रहे थे, वो कॉलम 2 में किससे मैच हुआ, सेकंड। सेकंड से। और कॉलम 3 में देखो किससे मैच हो रहा है, वो मोलैरिटी ऑफ H प्लस आयन इज 0.2, यस मतलब एक पी से मैच हो रहा है। मोलैरिटी ऑफ कैटायन इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज 0.4, यस Q से भी मैच हो रहा है, क्योंकि कैटायन मतलब ये दोनों कैटायन है, तो 0.4 है। मोलैरिटी ऑफ कैटायन 0.6 नहीं, मोलैरिटी ऑफ एनायन इज 0.4, यस S से भी मैच हो रहा है। तो अब देखो ये मैचिंग कहीं दिख रही है क्या, फर्स्ट सेकंड P Q S तीनों में से कुछ भी चलेगा, दिख रहा है कहीं, 14 क्वेश्चन में देखो 14 वाला हो गया मेरा, 14 में इसके अकॉर्डिंग आंसर सी आएगा, समझ गए। हाँ सर। हाँ सर। ऐसे ही बाकी ऑप्शन कर लेना, सब में सेम है, डिट्टो है, सारे हो जाएंगे। ठीक है, ओके सर। यस सर। Yes, sir. चलिए एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 डिस्कस करना है हमको। एक सेकंड रुकिए, मैं ना एक, तुम एक्सरसाइज 3 पार्ट एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 के डाउट मुझे मैसेज करिए, मैं एक थोड़ा काम कर लेता हूँ ना, एक मैसेज कर देता हूँ ग्रुप पे, तब तक एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 के डाउट मुझे मैसेज करके बता दीजिए। वन एंड 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 10 हमारे को डाउट आया है। सेकंड का सेकंड और थर्ड। कौन कौन से डाउट है पहले एक साथ बता दीजिए, 1 10 सेकंड का सेकंड और थर्ड। और थर्ड, और कोई डाउट है, नहीं सर। चलिए। सर हाँ सेकंड का फर्स्ट। चलिए पूरा सेकंड ही बताना है मतलब, तो पूरा सेकंड बता देंगे।
क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअल में ऐसा है कि तुम उसको अभी नहीं बता सकते, ऐसा हम लोग बाद में पढ़ेंगे फ्यूचर में कि किसका कौन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, दोनों पेयर है ना। इसमें बोला अमंग द फॉलोइंग पेयर हैविंग बोथ मेटल्स इन देयर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखिए इसमें तो मतलब ये कोई एक्चुअल में डाउट है ही नहीं इसमें, जैसे है ना आंसर बी मेरा करेक्ट है। आंसर बी में तुम देखोगे तो क्रोमियम +6 में आएगा और मैंगनीज +7 में आएगा। क्रोमियम और मैंगनीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब ये कैसे पता चला हमारे को किसकी कौन सी हाईएस्ट होती है, तो देखो इसमें पता लगाने में कोई लॉजिक नहीं है, हमें डायरेक्टली याद रखनी होती है। तो ये मैं तुम्हें ना अभी पीरियोडिक टेबल में आज यही चीज मैं बताने वाला हूँ कि किसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होती है और कौन सी स्टेबल होती है, तो वो मैं आज पढ़ा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, अरे यार ये क्वेश्चन यहाँ डाल दिया गया, ठीक है। हमारे को कुछ कुछ दिया है, रिएक्शन दिखिए हमको, हमको क्या बोला है, 4 मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। NaCl के बारे में प्रॉपर्टी दी है, 4 मोलर है एंड 500 ml है, ठीक है। और रिएक्शन भी दी है ना। वैसे तो देखो इसमें नीचे लिखा हुआ है दीज रिएक्शंस वर नॉट गिवन इन IIT JEE पेपर। तो देखो अगर रिएक्शन नहीं गिवन होती तो भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते थे, बट तुम नहीं कर सकते थे क्योंकि एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, अगर वो तुमने पढ़ लिया होता है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बिना रिएक्शन के भी। बट ठीक है, अभी 11th क्लास में पैराग्राफ डाल दिया तो तुम्हारे को रिएक्शन देना कंपल्सरी था। तो एनोड पर रिएक्शन लिखा है, कैथोड पर रिएक्शन लिखा है, ऐसा होगा। और लास्ट में सोडियम अमलगम का रिएक्शन लिखा है ना। तो देखो एनोड और कैथोड पे कभी तुमने पढ़ा होगा छोटी क्लास में एनोड कैथोड के बारे में। यस सर। तो देखो क्या होता है इसमें, एनोड कैथोड में तुमने ऐसा पढ़ा है छोटी क्लासेस में कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, और एनोड और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हमेशा सेम होना चाहिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन एनोड पर रिलीज होते हैं वही कैथोड पे जाते हैं। ये एनोड है और ये कैथोड है। ऐसा पढ़ा है क्या तुमने छोटी क्लासेस में कभी, 10th में या 9th में कहीं? अरे कुछ तो बोलो, पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? यस सर। हाँ सर। देखो अगर नहीं पढ़ा है तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कैथोड में चले जाते हैं, मतलब एनोड इलेक्ट्रॉन का प्रोड्यूसर होता है, कैथोड उसका एब्जॉर्ब करता है इलेक्ट्रॉन को। हमेशा ऐसा ही होता है। एनोड पर क्या होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो जो इलेक्ट्रॉन एनोड से लूज हुए हैं वही कैथोड में जाएंगे। तो देखो यहाँ पर एनोड पर कितने इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं, 2। तो कैथोड पर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन हमारा हो रहा है। जो ये इलेक्ट्रॉन ये है ना, यही इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं। अब 2 सोडियम थे तो 2 ही Hg यूज होंगे और 2 ही सोडियम अमलगम बनेगा। अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व, क्लोरीन का कितना मोल निकलेगा। हाँ तो देखो बात समझो मेरी, यहां पर NaCl का मोल कितना है, 4m और 500m में है, तो NaCl का मोल कितना है, 2 moles। मोल्स ऑफ NaCl है 2 मोल्स। तो 2 मोल्स का मतलब 2 Cl माइनस आयन और 2 Na प्लस आयन, सही बात है। यस सर। अगर इसके 2 मोल है Cl माइनस आयन के और Na प्लस आयन के भी 2 मोल्स ही है, तो Cl2 कितना मोल बना, अगर 2 Cl माइनस आयन है तो Cl2 कितना मोल बना, बोलो बोलो। 2 Cl माइनस आयन, 2 मोल Cl माइनस आयन से Cl2 का कितना मोल बनेगा, Cl2 गैस का, क्लोरीन गैस का 1 मोल। सिंपल है, ऑब्वियसली 2 मोल Cl माइनस आयन यूज करेंगे तो इस 2 से 1 ही तो बनेगा। तो आंसर आ गया मेरा फर्स्ट में बी, 1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस इवॉल्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ द कैथोड इज
Hg इलेक्ट्रोड, द मैक्सिमम वेट ऑफ अमलगम फॉर्म्ड। तो देखो अमलगम कितना बनेगा। अमलगम का मतलब क्या होता है, जैसे एक्वस का मतलब होता है वाटर में मिलाना किसी भी चीज को, अमलगम का मतलब होता है मर्क्यूरी लिक्विड में मिलाना। अब मेरे पास ये कितना है, ये कितना मोल है सोडियम, 2 मोल। Hg क्या, Hg का तो इलेक्ट्रोड ही है, वो तो बहुत सारा है, मतलब ये एक्सिस में है, तो ये कितना बनेगा बोलिए। 2 मोल सोडियम से सोडियम अमलगम कितना मोल बनेगा, बताओ 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 जल्दी बताओ। ये 2 से ये 2 बन रहा है, तो इसके 2 मोल से कितना मोल बनेगा, 2 2 मोल। मोल। 2 मोल्स। अब बस उसने यही पूछा है कि NaHg के 2 मोल्स का मास कितना होगा। तो सोडियम का 23 होता है, Hg का होता है 200, तो 1 मोल का हो गया 223, तो 2 मोल का हो गया 446 ग्राम। डी आंसर। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन। थर्ड में देखो क्या बोला है कि भैया चार्ज कितना रिक्वायर्ड होगा, द टोटल चार्ज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट इलेक्ट्रोलिसिस। तो देखो इस रिएक्शन जो एनोड वाली रिएक्शन है ना, इसको मैं नीचे लिख देता हूं वापस से। 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसे एक रिएक्शन था 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Na। तो देखो इसका 2 मोल था तो इसका 1 मोल बना, तो बताओ इलेक्ट्रॉन कितने मोल लूज हुए, इलेक्ट्रॉन कितने मोल लूज हुए यहाँ पे, 2 मोल Cl माइनस 2 आयन मोल। से 2 मोल्स। ठीक है, अब कॉम्प्रेंशन को पढ़ो। कॉम्प्रेंशन में देखो कहीं ना कहीं ऐसा लिखा है, नहीं लिखा तो बताना पड़ेगा यार। अच्छा मैंने ये तो तुम्हें शायद बताया होगा इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री पढ़ाते वक्त, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 फेराडे, मतलब 96500 कूलम। ऐसा बताया कभी, यस। ऐसा मैंने बताया था इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 फेराडे और मतलब 96500 कूलम। अगर नहीं पता है तो भैया हमें ये तो पता ही है ना, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, वो होता है 96500 कूलम। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 1 मोल नहीं थे, 2 मोल थे, तो 2 इंटू 96500 सॉल्व कर लेना, 193000 आंसर आ जाएगा कूलम। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, सर सर और भी है तो बोलिए। सर, 4th 7th 8th एंड 9th। अरे भाई साहब 4 7 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला है। 4 में देखो बोला है द रिएक्शन ऑफ Br2 विद दिस इन एक्वस सॉल्यूशन गिव सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम ब्रोमेट with the elution of CO2 gas, the number of sodium bromide। अरे रे रे रे, तो तुम्हें क्या सोडियम ब्रोमाइड ब्रोमेट ये नहीं पता चल रहा है क्या होते हैं। नहीं सर। देखो नहीं पता चल रहे तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल के बाद हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर, उसमें हम लोग सारी यही बातें पढ़ेंगे कि कहीं पर हाइपोक्लोराइट लिखा हुआ आ जाए तो उसका क्या मतलब होगा, कहीं पर हाइपो फास्फोरिक एसिड लिखा आ गया तो उसका क्या मतलब होगा, कहीं पर ऑर्थोफॉस्फेट लिखा आ गया तो उसका क्या मतलब होगा। इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। तो अभी के लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं पता मैं वैसे ही बता देता हूँ। गिव्स व्हाट, सोडियम ब्रोमाइड मतलब NaBr, सोडियम ब्रोमेट क्या होता है, क्लोरेट पर क्लोरेट, ब्रोमेट पर ब्रोमेट, ये होगा ब्रोमाइड होगा NaBrO3, सोडियम ब्रोमाइड इज दिस ब्रोमेट सॉरी, प्लस CO2 गैस, ऐसा दिया है ना। अब देखो रिएक्शन को बैलेंस करना हमें पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए क्या करें, एक बार देखो रिएक्शन बैलेंस है क्या, नहीं बैलेंस तो नहीं है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए क्या करें,
देखो ऐसा करो बैलेंस करने के लिए, Br2 किस में जा रहा है, Br2 जा रहा है Br माइनस और BrO3 माइनस में, और CO3 माइनस कार्बोनेट जा रहा है CO2 में। Na को बाद में मैं ऐड कर दूंगा Na प्लस को, ठीक है। मैं बैलेंस करता हूँ, ब्रोमीन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए इधर 3H2O, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए इधर 6H प्लस, और क्या लिखे, चार्ज बैलेंस करने के लिए बोलो, चार्ज कैसे बैलेंस करना है बताइए। 4 इलेक्ट्रॉन राइट साइड। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इस साइड में है ना। ऐसे ही इसमें देखो कार्बोनेट में, पेपर ऐड कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए मैं। ठीक, कार्बोनेट में देखिए क्या है, कार्बोनेट में इधर एक H2, इधर 2H प्लस, और इधर एक इलेक्ट्रॉन, बैलेंस हो गया। अब इस वाली रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ऐड करना है, सिंपल। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बनेगा क्या, मैंने एक साथ लिख देता हूँ, Br2 प्लस, उधर 3H2O है, इधर एक H2 है, तो H2O तो इधर ही आएगा, इधर आएगा 4 कार्बोनेट प्लस इधर 4H प्लस, उधर 6H प्लस, सॉरी 8, तो इधर आएगा 2H प्लस, गिव्स Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6 8 और इधर 2, ठीक है। वाटर इधर 3 था, इधर 4, अब इधर तो सोडियम भी लगाने पड़ेंगे हमें, तो अभी बैलेंस करने के लिए सोडियम लगाना बाकी है। तो देखो Br2 प्लस इधर लगाऊंगा Na2CO3, 4 लिखूंगा आगे, प्लस 2H प्लस गिव्स NaBr प्लस NaBrO3 प्लस H2O प्लस 4CO2। अब ये तो दिक्कत हो गई, Na तो 8 है और इधर नीचे 2 ही है, तो NaBrO3 ना, देखो यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ, तो Na बैलेंस हो गया, ब्रोमीन इधर हो गया है 5 और 3 8, तो इधर कर देता हूँ 4। ऑक्सीजन देखो बैलेंस है क्या, 4 इंटू 3 12, इधर आएगा 9 और 8। अरे भाई साहब ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं, तो दिक्कत हो गया। अरे तो हमने बैलेंसिंग की ऐसी तैसी कर दी पूरी। ट्वेल्व, इधर आएगा 9 और इधर 8। तो देखो हम क्या करें, सोचो सोचो सोचो, थोड़ा सोचो। सर हाँ सर मैंने इस क्वेश्चन को नॉर्मली बैलेंस किया और सही आंसर है। नॉर्मली भी बैलेंस कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो। रुको मैं लगाता हूँ थोड़ा पहले अपना दिमाग, है ना, मैं थोड़ा सा यूज करूँ। चलो यार तुम ही बता दो। सर 3Br2 हम्म 3Na2CO3 प्लस 3CO2। 3CO2। हो गया बैलेंस। हाँ सर। ठीक है, तो ऐसे कर लो, उसमें क्या है, मतलब बैलेंस करना पड़ेगा, सिंपल सा फंडा ये है। बैलेंस करने के लिए अब तुम्हें दिमाग तो थोड़ा सा चलाना ही पड़ेगा, बिना दिमाग चलाए बैलेंस नहीं होगा, तो थोड़ा सोचोगे तो हो जाएगा। बैलेंसिंग के क्वेश्चन में तो ऐसा ही है। 4 के बाद है 7 8 9 10। 7 कहाँ गया, हाँ 7 में भी सेम यही सीन है। हमारे को क्या दिया है, I माइनस प्लस ClO3 माइनस प्लस H2SO4, है ना, gives Cl माइनस प्लस HSO4 माइनस प्लस I2। अब देखो मैं बैलेंस करता हूँ इसको, है ना, बैलेंस करने के लिए मैं क्या लिखता हूँ। सर लास्ट क्वेश्चन का क्या फाइनल लास्ट आंसर क्वेश्चन, क्या था?
5 5 5 था ना? ये तो पूछा NaBr के कितने मॉलिक्यूल आएंगे, तो 5 आएंगे। Okay, sir. I माइनस ये। अब देखो इसको बैलेंस करते हैं, तो पहले मैं ए ऑप्शन करेक्ट मान लेता हूँ कि स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ दिस इज 6, तो इसको 6 मान के बैलेंस करें, तो 6 यहाँ आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 6 लगा दिया तो यहाँ पे भी 6 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हाइड्रोजन देखो उधर 12 हो गए, इधर 6 ही है, तो इधर मैं क्या करता हूँ 3H2O और लिख देता हूँ एक्स्ट्रा बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। 3H2O आ गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस है क्या, ऊपर तो है 6 × 4 24 प्लस 3 27, नीचे है 6 × 4 प्लस 3। ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, हाँ है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, सल्फर बैलेंस हो गया। अब है ना चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे बताओ, चार्ज भी बैलेंस करना है, अभी चार्ज बैलेंस नहीं हुआ है। नीचे 7 माइनस है, ऊपर 2 ही माइनस है, तो देखो चार्ज बैलेंस करने के लिए नीचे 7 माइनस है, ऊपर 2 ही माइनस है, तो अगर इधर मैं 6 लगा दूं और इधर 3 लगा दूं, ये चार्ज बैलेंस हो गया, बोलो। इधर 6 लगा दिया तो 7 माइनस हो गया ऊपर, नीचे भी 7 माइनस, और इधर 3I2 कर दिया तो आयोडीन बैलेंस हो गया। तो अब हमारी एक ये बैलेंस इक्वेशन आ गई है, तो बैलेंस इक्वेशन देखो खुद से ही हमारे को बनानी पड़ेगी। अब ए ऑप्शन करेक्ट है, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस इज 6, ठीक है। सेकंड आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज, यस आयोडाइड कौन है, I माइनस, ये आयोडाइड है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है क्या, हाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, O2 में जा रहा है, -1 से 0 ऑक्सीडाइज हो रहा है। सल्फर इज रिड्यूस, नहीं सल्फर रिड्यूस नहीं है, H2SO4 में भी तुम चेक करोगे तो सल्फर +6 में है, इसमें भी चेक करोगे तो सल्फर +6 में ही है, सल्फर ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं रिड्यूस हो रहा है। H2 इज वन ऑफ द प्रोडक्ट, यस, तो ABD आंसर, ठीक है। बोलो Sir. क्वेश्चन 8 में क्या बोला है, a compound H2X with molar weight, it is dissolved in solvent having density this। ये डेंसिटी किसकी है, सॉल्वेंट की या सॉल्यूशन की, बताओ। सॉल्वेंट। मतलब मुझे तो सॉल्वेंट की लग रही है। कंपाउंड H2X विद मोलर वेट, जो H2X है उसका मोलर वेट दिया है कितना, 80 ग्राम, इज डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बारे में ही बोला है, सॉल्वेंट का ही मान लेता हूं मैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिया है कितना 0.4 ग्राम पर ml, अज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन। मतलब सॉल्वेंट मिला दिया, मतलब सॉल्वेंट में सोल्यूट मिला दिया ना, तो कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, ये बोला है। द मोलैरिटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी पूछा है। H2X हमारा सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्यूट है, H2S इज सॉल्यूट। तो क्या करें, देखो ऐसा करते हैं, मतलब एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, ये मैं मान सकता हूं। यस सर। क्यों, क्योंकि हमको क्वेश्चन में साफ बोला है कि भैया सॉल्यूट मिलाने से सॉल्यूशन सॉल्वेंट का वॉल्यूम में कोई फर्क ही नहीं आया, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम है। तो हम मान लेते हैं लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1000 ml, मतलब 1 लीटर, है ना। अब देखो कैपिटल M इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि 1 लीटर हमने अभी अभी माना, क्योंकि सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम है, वो 3.2 के इक्वल है, तो यहाँ से मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 3.2। अब देखो सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट का मास, हाँ बोलिए। सर हमने ऐसे ही अज्यूम कर लिया कि 1 लीटर होगा। हाँ ऐसे अज्यूम कर लिया, कुछ भी मान लो, उसमें क्या है। ओके सर। और नीचे 1000 ml, डेंसिटी ऑफ दिस कितना गिवन है 0.4, तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया 400 ग्राम, मतलब 0.4 kg।
अब देखो मोलैलिटी पता लगाना था, वो क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3.2, थोड़ी देर पहले ही निकाला था, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहां से कितना आएगा, क्लियर है? सर 2 मिनट में ये नोट कर देता हूँ। अरे भैया कौन है ये? श्रेयस। तो ये नोट करने वाला सीन तो है ही नहीं ना, हम नोट्स क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? अगर तुम नोट ही कर रहे हो तो नोट्स में देना बंद कर देता हूँ आज से फिर। नहीं सर, वो समझ में आ गया तो फिर वो नोट करूंगा तो फिर और मतलब अच्छा रहेगा, इसलिए। ऐसा है क्या? तो ठीक है, वो फिर तुम्हें ही अपना स्किल्स दिखाना पड़ेगा नोट करने के लिए, मैं ऐसे 2-2 मिनट वेट नहीं करूंगा। अगर ऑफलाइन क्लास होगी तो हम 2 या 4 मिनट वेट करेंगे, ऑफलाइन नहीं है, अभी ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में वैसे ही पढ़ाना बहुत मुश्किल है, और पढ़ना भी शायद मुश्किल है, क्या पता तुम्हें नहीं लग रहा हो तो बात अलग है, बट पढ़ना का पता नहीं, पर पढ़ाना तो बहुत मुश्किल है, मुझे समझ ही नहीं आता मैं पढ़ा रहा हूँ जो तुम्हें समझ भी आ रहा है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज दिस। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है, 0.1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बताओ? 0.9। 0.9. ठीक है, द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज सेम एज इट्स मोलैलिटी, मतलब हमें बोला है कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m। डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है कितना, 2 ग्राम पर ml। रेशो ऑफ दिस, रेशो किसका पूछा है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास x मान लेता हूँ, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास y मान लेता हूँ, हमें x बाय y निकालना है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब देखो यहां से मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं, यहां से बोलो क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं, यहां से क्या चीज मैं बोल सकता हूं? Volume of solution is equal to mass of solvent. यहां से मैं बोल सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि ऊपर तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं, न्यूमरेटर में वो तो कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में ये चीज हमारी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहां से मैंने ये बोल दिया। अब देखो क्या यार मैं क्या करूंगा ना, इसके आगे मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। डेंसिटी का क्या करें, तो देखो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 2, वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहां से मान लेता हूं क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू 1000 ml मान लिया मैंने, अज्यूम कर लिया ना, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 2000 ग्राम, ठीक है। चलिए यार अब क्या करें यार, ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व तो कोई 10-20 बार करा हुआ है मैं हर बार भूल जाता हूँ सॉल्व करके। मोल फ्रैक्शन का भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए अब देखो हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वो 0.1 दिया है, वो क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, है ना। अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हमें पता लगाना है, ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 1000 ml है तो मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1000 ml है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, 1000 ग्राम, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही बोला है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या बात सही है मेरी? Yes, sir.
और मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन 2000 ग्राम है, ये बात को ध्यान रखना। मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा? 1000। 1000, क्योंकि जब मास ऑफ सॉल्यूशन 2000 ग्राम है तो मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 आया तो मास ऑफ सॉल्यूट को भी 1000 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का सम ही तो ये होगा। अब देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट गिवन है, वो क्या होगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब उसका ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, जो कि x माना था थोड़ी देर पहले ही तो माना था, इसका मॉलिक्यूलर मास x और सॉल्वेंट का y। तो यह आएगा 1000 अपॉन x प्लस 1000 अपॉन y। हमें रेशो निकालना है x बाय y का, है ना, ये बात को ध्यान रखना। तो हम क्या करें? 0.1 इक्वल टू 1000 1000 1000 कैंसिल, तो ये क्या आएगा? 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई। अब मैं क्या करता हूं? 0.1 इक्वल टू ऊपर और नीचे में क्या करूं? x से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऐसा आ जाएगा x बाय एक्स प्लस x बाय वाई। ऐसा बोल सकता हूं? कर सकता हूं ऐसा? यस सर। तो 0.1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बाय वाई। तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाय वाई किसके इक्वल? 10 के इक्वल। तो x बाय वाई किसके इक्वल आ गया? 9। आंसर आ गया। क्लियर? समझ में आई कहानी? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। चलिए अच्छी बात है। अरे यार देखो, ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस एटम ना, इसमें देखो क्या दिक्कत क्या आ रही है? क्वेश्चन 10 में डाउट है, क्या दिक्कत क्या है इसमें? बोलो बोलो, दिक्कत क्या है? दिक्कत बताओ। जिसने डाउट पूछा है, क्या डाउट क्या है मतलब? फिर मैं थोड़ा अपनी तरफ से बताता हूँ क्या करना चाहिए। सर वो ये आंसर गलत आ रहा है। आंसर गलत आया है मतलब तुमने डायरेक्ट मेथड से निकाला होगा ना, जैसे H3PO2 का तुमने निकाला होगा तो कितना आया होगा? +1 आया होगा आई थिंक। हाँ सर, डायरेक्ट निकाला है। H3PO3 निकालोगे +3 आएगा, H3PO4 निकालोगे +5 आएगा, है ना? ठीक है, ये तो ठीक आ गए होंगे, +3 +5 ये सब। H4P2O6 निकालोगे तो क्या आएगा? ये आएगा +4 -12 + 2x = 0। तो यहाँ से कितना आएगा? प्लस में 4। ऐसा बताओ। यस सर। बस आ गया आंसर, इसमें क्या दिक्कत है? आंसर आ तो रहा है। क्लियर है? बोलो बोलो। यस सर। चलिए अच्छी बात है, हाँ। क्लियर है तो। हाँ बोलो। एक और डाउट है हाँ जल्दी बोलो। सर। क्वेश्चन है कि द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ टू टाइप्स ऑफ सल्फर atoms in Na2S4O6 is। अच्छा ये हाँ सर। Na2S4O6, ओके। तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। देखो अगर जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं पता तब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। S4O6 2 माइनस है, उसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो आई थिंक स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ऐसा। देखो स्ट्रक्चर वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, उसको अभी के लिए थोड़ा साइड रख दो। जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेंगे एक बार तो तुम्हें स्ट्रक्चर का अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा, फिर तुम स्ट्रक्चर बना पाओगे। तो देखो अभी के लिए मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, इसको देख के तुम सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है? सर एक ही कंपाउंड में दो दो ऑक्सीडेशन हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकती है। इस सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, इसका अलग है, क्योंकि दोनों सल्फर की कनेक्टिविटी डिफरेंट है ना। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? एक ही कंपाउंड में पॉसिबल है, जरूर नहीं हो हमेशा ऐसा हो, बट पॉसिबल है ऐसा कि उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग हो, ये पॉसिबल है। ठीक है? ओके सर। हेलो सर। हाँ बोलो। सर एक और डाउट है। हम्म।
सर इस पार्ट का नहीं, एक्सरसाइज 2 में है हाँ बोलो बोलो। सर। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 का 4। तो अभी कैसे डाउट आया ये? सर उस टाइम सॉल्व नहीं किया था। तो ये पार्ट 3 का 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है या नहीं किया? नो सर। यार मतलब ये मतलब इस बार मैं बता रहा हूँ, अगली बार से नहीं बताऊंगा मैं कभी। जब डिस्कशन मैंने बोला है उस टाइम, जिस टाइम डिस्कस करूंगा तब करके लेके आए। अगर नहीं करके लेके आओगे तो ऐसे बार बार डाउट नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि ऐसे करने से फिर इनसिंसियरिटी क्रिएट होती है बच्चे में। AgNO3 दिया है हमारे को एक्सिस में, है ना। अब यहाँ से सिल्वर सॉल्ट बना है, ठीक है, सिल्वर सॉल्ट से बना है Ag मेटल। बोला है 0.5 मोल ऑफ सिल्वर सॉल्ट इज टेकन। इसका कितना दिया है? 0.5 मोल। द रेजिड्यू ऑब्टेन, ये रेजिड्यू है, दिस इज रेजिड्यू। रेजिड्यू का मतलब होता है जो सॉलिड हो। इतना ग्राम है, तो इसका इतना ग्राम का मतलब कितना मोल हुआ? 2 मोल्स, ठीक है। बोलो। यस सर। तो देखो इसमें एक चीज समझने वाली है कि जो हमारा सॉल्ट बनेगा ना वो ऐसा होगा, Ag प्लस एसिडिक एच है, ये H एसिडिक एच है, ये हटेगा तो इसकी जगह पर सिल्वर सॉल्ट आएगा, मतलब सिल्वर प्लस आएगा। तो ये सिल्वर सॉल्ट है जिसका कितना मोल है? 0.5 मोल। अब देखो इस पूरे सॉल्ट का 0.5 मोल है, यहां से Ag मेरा 2 मोल निकल गया, तो N का वैल्यू कितना होना चाहिए? जितना N होगा ना उतने ही Ag प्लस आयन वो देगा, मतलब उतने ही Ag देगा। तो अगर पूरा सॉल्ट 0.5 मोल है तो N का क्या वैल्यू रखूंगी? सिल्वर मुझे 2 मोल मिल जाए। नहीं आ रही बात समझ? नहीं 4। देखो यहां से टोटल NAg निकलेंगे, क्योंकि बाहर कोफिशिएंट N है ना, तो NAg निकलेंगे। अगर ये 0.5 मोल है और हमारे को Ag जो यहां पर मिल रहा है वो 2 मोल है, तो 0.5 मोल से 2 मोल कब मिलेगा? जब N का वैल्यू कितना हो? 4। 4 इंटू 0.5 करेंगे तभी तो 2 आएगा, तो N का वैल्यू 4 आ गया। उसके बाद तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बोलो। यस सर। नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख रहा हूं मैं पहले, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। होमवर्क के नेक्स्ट क्लास का एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कंप्लीट करके लेके आए, और अब है ना पढ़ना वढ़ना स्टार्ट कर दे। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ नहीं रहे, मतलब 2-4 ही बच्चे पढ़ते हैं हमेशा वैसे तो क्लास में। तो जो पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ने का मतलब क्या होता है? पढ़ने का मतलब ये है कि जो होमवर्क दिया जाए वो प्रॉपरली अच्छे से करें। और देखो ऑनलाइन में तुम्हारे पास बेनिफिट है, मतलब कुछ लोग सोच रहे हैं कि ऑनलाइन का मतलब हमारे हमारे साथ तो मतलब हमारी पढ़ाई नहीं हो रही, ऐसा सोच रहे हैं कुछ लोग। बट एक्चुअल में मेरे को तो ऐसा लगता है ऑनलाइन में बच्चों के साथ बेनिफिट ज्यादा है। बेनिफिट एक तो टाइम का, देखो तुम्हारी शायद स्कूल वगैरह, मतलब स्कूल में क्लासेस चल रही है तुम लोगों की? हाँ हाँ सर। तो स्कूल वाली क्लासेस शायद उसका ड्यूरेशन कम होगा। मतलब मोस्टली बच्चे, मैंने तो ये देखा है पनवेल में जो बच्चे होते हैं वो DAV स्कूल के ही होते हैं, DAV रेहान वगैरह, या फिर ONGC पनवेल में वो KV2 KV1 जो भी है वो KV ONGC, इसी के बच्चे होते हैं। मैंने तो यही देखे हैं ज्यादा। इन स्कूल्स के अलावा भी कुछ 1-2 स्कूल होगी, उनके नेम मुझे याद नहीं, हो सकते हैं वहां के भी हो। तो देखो सबसे पहला चीज तो है टाइम वेस्ट नहीं होता ऑनलाइन में, मतलब आने जाने वाला टाइम वेस्ट नहीं होता कि भाई पहले पढ़ने जाओ सेंटर पे फिर वहां से घर जाओ, वो नहीं है। दूसरी चीज सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है वो रिकॉर्डिंग का है, मतलब रिकॉर्डिंग का बेनिफिट उन्हीं बच्चों को है जो एक्चुअल में पढ़ना चाहते हैं। जो नहीं पढ़ना चाहते उनका तो भगवान ही मालिक है, वो तो ठीक है, उनको तो तुम कुछ भी करवा दो, जिनको नहीं पढ़ना वो तो नहीं ही पढ़ेगा। पर जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए मैं बात करूं, उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रिकॉर्डिंग का है कि अगर मान लो कोई चीज समझ नहीं आई, कि जैसे मेरे को ये थोड़ा सा ये पोर्शन समझ नहीं आया, तो उस पोर्शन का मैं रिकॉर्डिंग वापस से सुन सकता हूँ या सुन सकती हूँ, तो वो क्लियर हो जाएगा। और कंफर्ट भी मतलब ऑनलाइन में थोड़ा सा ज्यादा है, कंफर्ट इन द सेंस जैसे क्लास के अंदर बेंच वगैरह पे बैठते हैं तो थोड़ा कंफर्ट कम होता है। घर पे हो सकता है तुम थोड़ा कंफर्ट जोन में आके पढ़ सकते हो। बस ऑनलाइन में दिक्कत ये है कि थोड़ा मतलब ना ही टीचर को बच्चों की शक्ल दिखती है, ना ही बच्चों को टीचर की,
तो फेशियल एक्सप्रेशन से मतलब टीचर जज नहीं कर पाता कि भैया तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लास में तो फेशियल एक्सप्रेशन से थोड़ा बहुत पता चल जाता है कि भाई नहीं समझ आया। थोड़ा नुकसान भी है बट फायदे थोड़े ज्यादा हैं। तो बस बात ये है कि पढ़ना चाहिए, पढ़ाई वढ़ाई करो, नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। चलो हम लोग है ना वो पढ़ रहे थे। हाँ सर, होमवर्क के अलावा कुछ अगर मतलब होमवर्क के अलावा क्या पढ़ना चाहिए? बहुत है, इतना पढ़ लो, इतना पढ़ लोगे तो बहुत है। सर रिवीजन के लिए? रिवीजन के लिए देखो 11th क्लास में मेरा सजेशन यही है कि तुम मोस्टली शायद सीबीएसई से ही हो सभी लोग। स्टेट बोर्ड है मेरा तो सर। हाँ स्टेट बोर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे है ना देखो बहुत मतलब स्टेट बोर्ड सीबीएसई मतलब एनसीईआरटी इनके बुक्स में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि स्टेट बोर्ड की बुक में कोई अलग ही ज्ञान लिखा है या फिर सीबीएसई में एनसीईआरटी में कुछ अलग ही लिखा है। पर जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि एटलीस्ट केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी खरीद ले। एटलीस्ट केमिस्ट्री में, मैथ्स फिजिक्स में तो मतलब मेरे को लगता नहीं, वो तो उनके जो तुम्हारे रिस्पेक्टिव टीचर है वो बताएंगे। बट अगर स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं तो एटलीस्ट केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी खरीद ले, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी काफी हेल्पफुल होती है, उसको रीड करें। तो रिवीजन के लिए सिर्फ यही है कि नोट्स को बार बार रीड करें और क्वेश्चन सॉल्व करें ज्यादा से ज्यादा। और फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे हम लोग? अरे भाई शीट के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, शीट के आगे सॉल्व्ड एग्जांपल है उनको पढ़ लो, शीट के बाद कुछ तो एडवांस लेवल प्रॉब्लम या फिर हाई लेवल प्रॉब्लम, कुछ तो ऐसे नाम से दिया है पीछे एपीएसपी है ना, उसमें एनसीईसी के क्वेश्चन है या फिर जेईई मेन एडवांस पैटर्न के क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर लो। इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लो किसी चैप्टर से तो काफी। किसी एक चैप्टर से अगर 200-250 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, 200-250 क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से, तो बहुत होता है इतना। ऐसा थोड़ी एक चैप्टर में तुमने 1000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो ज्यादा समझ आएगा। समझ आना होता है तो 250 क्वेश्चन में ही समझ आ जाता है, नहीं आना होता तो कितने भी कर लो नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना कर लो काफी है। अब तुम फिर भी तुम्हारे पास टाइम है तो कोई नहीं, रिलैक्स कर लो। दिन भर सुबह शाम दिन रात पढ़ने से ही थोड़ी सब कुछ होगा, थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लो, बस यही है। सर जैसे क्लास के टेस्ट होते हैं उसके लिए कैसे रिवाइज करना चाहिए? क्लास के टेस्ट मतलब जो तुम्हारे हर 3 वीक बाद जो टेस्ट होते हैं वो? हाँ सर। देखो मेरा मानना तो ऐसा है कि अगर तुमने जैसे सपोज करो तुम जेई मेन का पेपर दोगे या जेई एडवांस का पेपर दोगे नेक्स्ट ईयर, और तुमने पूरे 2 साल तक कोई पढ़ाई नहीं करी और जेई एडवांस के पेपर से 2 महीने पहले पढ़ने बैठे, कुछ नहीं होने वाला है ना, कुछ भी नहीं होगा, पढ़ाई पढ़ो ही मत। वैसा ही सेम क्लास टेस्ट में, मतलब जो तुम्हारे पीरियडिकली जो टेस्ट होते हैं हर 3 वीक के बाद, उसमें भी सेम सीन है। अगर तुम डेली पढ़ाई करोगे तभी टेस्ट पेपर में अच्छा स्कोर होगा। ऐसा नहीं कि पेपर इस वीक होने वाला है तो मंडे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं होगा ऐसा। अभी के लिए हो जाएगा स्टार्टिंग में, जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ऐसा नहीं होगा। तो टेस्ट के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं है। बस ऐसा हो सकता है कि भाई टेस्ट आने वाला है तो एक बार फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लिए, वो बहुत है। बाकी सबसे सिंपल फंडा ये है, डेली डेली पढ़ो, वही प्रिपरेशन है टेस्ट का, कि डेली नोट्स पढ़ना है, डेली क्वेश्चंस करने। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में यही सिंपल फंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, इतना ही बहुत है। ठीक है, हाँ सर। चलिए देखो हमने ना लास्ट लेक्चर में, बहुत पहले लेक्चर हुआ था, देखो डेट भी लिखा है 3/11/2020 है ना। इस डेट को मैं चेंज कर देता हूँ, आज वाली डेट डाल देता हूँ, मतलब हमारा अप्रोक्स 17 दिन पहले लेक्चर हुआ था ना। आज का डेट कितना है? 20। ठीक है तो हमने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था, उसमें हमने मोज़लेस पीरियोडिक टेबल के बारे में बात कर रहा था। फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में मैंने तुम्हें कुछ बताया था कि ऐसा ऐसा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होता है। ठीक है, अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ना एक दो चीजें मैं बाद में मेंशन कर दूंगा, छोड़ो। फिर पीरियोडिसिटी क्या होती है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है, फिर इसके बाद मैंने तुम्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ब्रीफ में कुछ बातें बताई थी, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में ब्रीफ में बताया था थोड़ा बहुत, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताया था, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, फिर प्रिडिक्शन ऑफ पीरियड एंड ग्रुप हमने देख लिए थे। इतना हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। चलिए अब हम लोग आज पढ़ते हैं क्या आज हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स। अभी सबसे पहले एक बड़ी सिंपल चीज है उससे स्टार्ट करते हैं।
nomenclature of the elements with atomic number greater than 100। मतलब कोई ऐसे मतलब एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होगा तो नेमिंग कैसे करेंगे, है ना। एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बाकी इससे कोई ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते जेईई मेंस एडवांस में। एनसीईआरटी में लिखा है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज को तो बहुत फोकस से पढ़ना पड़ेगा, स्पेशली इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखो एक टेबल में बना देता हूँ, फिर टेबल की हेल्प से मैं बताऊंगा कैसे हमने करना है। टेबल में देखो मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा डिजिट, इधर लिखूंगा उसका नेम, और यहां लिखूंगा एब्रिविएशन। टोटल डिजिट्स कितनी होती है हमारे पास, 0 से 9 तक कितनी डिजिट होती है, तो सभी के बारे में लिख लें हम लोग। तो पहले इसमें मैं लाइंस बना देता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। डिजिट्स क्या क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 सॉरी। देखो इनके नेम होते हैं वो याद रखने पड़ेंगे। 0 का नेम होता है नील, 1 का अन, 2 का बाय, 3 का ट्राई, 4 का क्वाड, 5 का पेंट, 6 का हैग्स, 7 का सेप्ट, 8 का ऑक्ट और 9 का इन। इनका एब्रीविएशन कुछ नहीं है, जो स्टार्टिंग वाला जो अल्फाबेट है वही है, एन यू बी टी क्यू पी एच एस ओ ई। नेम कैसे लिखना है, बड़ा ही इजी है, देखिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे को लिखना है 101 का नेम, 100 से ज्यादा नंबर हो तो नेम कैसे लिखेंगे, जैसे 101 का नेम लिखना है, तो 1 का मतलब क्या है, बोलो 1 का मतलब क्या है, 1 का नेम क्या है, 1 आ रहा है ना सबसे पहले 101 में, इस 1 का अन। 0 का नेम क्या है, नील। नील। अगेन 1 आया 101 में, अगेन नेम आया, अगेन अन, और लास्ट में सफिक्स लगा देना है ईएम, IUM। और इसका छोटा नेम क्या आएगा, 1 के लिए एब्रीविएशन था U, 0 के लिए N, फिर U, 0NUNU। जैसे मान लो 105 का नेम लिखना है तो क्या नेम होगा, बोलो बोलो। अनिल पेंटियम। अननिल पेंटियम मतलब UUP। ऐसे ही मान लो 113 का नेम लिखना हो तो, हाँ बोलिए। UNP ना, हाँ सॉरी, UNP। 113 का नेम लिखना हो तो अनट्रियम, ठीक है। UUT सिंपल है नेम लिखना। अगर हमें टेबल याद हो तो हम इजीली नेम लिख सकते हैं, लिख सकते हो तुम लोग, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलिए अब है ना एक चीज और बता रहा हूँ, देखो अभी तक है ना हमारा चैप्टर, एक्चुअल में जो मेरा चैप्टर है वो स्टार्ट नहीं हुआ पीरियोडिक टेबल। हम सिर्फ बेसिक बेसिक बातें कर रहे हैं कि क्या क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। तो एक चीज और बता देता हूं मैं, फिर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो वो अलग से मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, कहीं ऐसा लिखा हुआ तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा, ये मैंने अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स बता रखे हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग मैंने कुछ अपनी तरफ से पॉइंट्स बना रखे हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइंट नंबर 1 इज कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स कौन कौन होते हैं,
वैसे तो तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया था जब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक इनको अलग अलग बता रहा था तब। मेटल्स कौन कौन होते हैं तो मैं बोलता हूँ, एक तो एस ब्लॉक मेरा मेटल होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को वैसे हम लोग एस ब्लॉक के ऊपर ही लिखते हैं, तो एस ब्लॉक में एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एस ब्लॉक पूरा मेटल है, प्लस डी ब्लॉक पूरा मेटल है, प्लस एफ ब्लॉक पूरा मेटल है, प्लस पी ब्लॉक। पी ब्लॉक पूरा मेटल नहीं होता, तो उसके लिए पी ब्लॉक तुम्हें वापस से दिखा देता हूं। पी ब्लॉक में देखो मेटल हमने किनको बोला था, ब्लू कलर। ब्लू वाले को। तो इसमें है ना, Blue. मैं सिर्फ ये जो 7 पीरियड वाले एलिमेंट्स है ना, यूयूटी, यूयूपी, यूयूएस, जिनकी नेमिंग अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी थी, उनको नहीं लिखूंगा मैं। 7 पीरियड वाले एलिमेंट्स को हम लोग याद भी नहीं रखते हैं, मैंने तुम्हें बताया भी था 6 पीरियड तक ही पीरियोडिक टेबल हम लोग काम में लेते हैं। तो 6 पीरियड तक वाले लोग सिर्फ उन्हीं को लिख देता हूं मैं। तो पी ब्लॉक में किस किस को मेटल कंसीडर कर रहा हूं, अप टू 6 पीरियड ही मैं लिख रहा हूं, है ना। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम थेलियम, टिन लेड, बिस्मिथ। तो ये सारे मेरे मेटल है, हमें पता होना चाहिए कौन कौन मेटल होता है पीरियोडिक टेबल में, है ना। पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, हमें ये पता होना चाहिए भैया पीरियोडिक टेबल में कौन कौन मेटलॉइड्स है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मेटलॉइड्स कौन कौन होते हैं पीरियोडिक टेबल में, मैं लिख देता हूँ। पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टाटाइन। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेटलॉइड के बारे में पता होना कि भाई पीरियोडिक टेबल में मेटलॉइड कौन कौन है। तो देखो मेटलॉइड के लिए मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेटलॉइड थोड़ा सा मतलब पेचीदा है थोड़ा, मतलब कुछ बुक्स कुछ बोलती है, कुछ बुक्स कुछ बोलती है, हम लोग वही मानेंगे जो एनसीईआरटी बोलती है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो मेटलॉइड्स है वो मैंने तुम्हें बता दिए, ये याद है। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी तक हमने कौन कौन से एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं? क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर। बट सिर्फ यही नहीं होते, इनके अलावा और बहुत सारे होते हैं। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को तो याद रखना ही है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस वगैरह में। एडवांस में नहीं आते, मेंस में आते हैं। हमें दोनों ही देना है तो दोनों के लिए अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो देखो हम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 2 ही ब्लॉक में देखने को मिलेंगे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले बात करते हैं डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में देखो 3 सीरीज होती है, 3D, 4D और 5D। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज में अगर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो कौन कौन है 3D सीरीज में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्रोमियम और कॉपर, ठीक है। ओनली क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। 3D5 4s1, 3D10 4s1। ये 3D 4D 5D सीरीज, ये तो पता है ना डी ब्लॉक में, या नहीं पता, भूल गए? बोलो। पता है। तो डी ब्लॉक में 3D सीरीज में सिर्फ 2 ही एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं 4D सीरीज की। 4D सीरीज बड़ी भयानक है। 4D सीरीज में बहुत सारे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हमें देखने को मिलेंगे। तो एक बार के लिए मैं पूरी 4D सीरीज ही बना देता हूँ। 4D सीरीज क्या होती है? यट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पीडी, एजी, सीडी, है ना, सिल्वर, कैडमियम। अच्छा, पीरियोडिक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पीरियोडिक टेबल हमें याद होनी चाहिए, है ना। अब इसमें देखो एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा है। कौन कौन है? नायोबियम एक्सेप्शनल है, मॉलिब्डेनम एक्सेप्शनल है, रुथेनियम एक्सेप्शनल है, रोडियम एक्सेप्शनल है, पैलेडियम एक्सेप्शनल है और सिल्वर एक्सेप्शनल है। मतलब पूरी 3D 4D सीरीज में एलिमेंट्री 10 थे, 10 में से 6 एक्सेप्शनल है। अब 6 का क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं एक एक करके लिख देता हूँ। नायोबियम होता है 4D4 5s1। देखो एस में 2 होना चाहिए बट 1 ही है। ये होता है 4D5 5s1। ये होता है 4D7 5s1। ये होता है 4D8 5s1। ये होता है 4D10
5s0, ये होता है 4d10 5s1। तो देखो सारे तो 5s1 है, इसमें पैलेडियम के ऊपर और स्टार मार्क कर रहा हूं, क्यों? 0 है वो इसलिए। चलिए अब बात करते हैं 5D सीरीज में। 5D सीरीज में तो बहुत सीधे हैं बेचारे, दो ही लोग हैं जो एक्सेप्शनल है, प्लैटिनम एंड गोल्ड। प्लैटिनम इज 5d9 6s1 एंड द गोल्ड इज 5d10 6s1। तो पूरी की पूरी डी ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, बताओ? 10। तो देखो 3D 4D 5D सीरीज, इन तीनों में मिला के टोटल 30 एलिमेंट ही है 3D 4D 5D सीरीज में। 30 में से 10 एलिमेंट ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं, मतलब 1/3 एलिमेंट का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, और वो हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो डी ब्लॉक की कहानी खत्म। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं अब हम लोग आगे एफ ब्लॉक पे। एफ ब्लॉक थोड़ा भयानक है। देखो एफ ब्लॉक है ना, मैं एफ ब्लॉक में बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात नहीं करूंगा, थोड़ी सी बात करूंगा। कैसे? देखो एफ ब्लॉक में है ना, एक तो हमारे पास जीडी होता है, एक डीवाई होता है, एक एलयू होता है। ये 64 एटॉमिक नंबर होता है, इसका 66 होता है, इसका 71 होता है। एक थोरियम को अलग से लिख रहा हूं मैं, और एक पीए, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, सीएम, एलआर। ये होता है 91, ये होता है 92, ये होता है 93, ये होता है 96 एंड दिस वन इज 103। ये सारे एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं ना। कैसे रखते हैं? इनको अलग अलग मैं मार्क कर देता हूँ, इनको अलग से बताऊंगा मैं, इसको अलग से बताऊंगा, और इसको अलग से बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें देखो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन हमें पूरा याद नहीं रखना, बस इतना पता होना चाहिए इसके कॉन्फ़िगरेशन में 5D1 आता है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में 6D2 आता है, इसके कॉन्फ़िगरेशन में 6D1 आता है। बस अगर इतना भी याद है ना, तो भी हम 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन टिक करके आ सकते हैं। तो देखो मैं तुम्हें इमेज ऐड करके भी बता देता हूँ। इमेज मेरे पास है क्या? हाँ है, वही इमेज है जो पहले बताई थी। दिख रही है, क्लियरली विजिबल है? हाँ सर। दिख रही है? Yes, sir. यस सर। ये इमेज किस लिए ऐड करी है? सिर्फ एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो देखो 3D सीरीज में एक्सेप्शनल कौन है? क्रोमियम। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हल्का हल्का नजर आ रहा है तुम्हें? इसमें लिखा हुआ है, देखो दिख रहा है क्या? हाँ सर। 3D5 4s1। ऐसे ही एक है कॉपर। कॉपर को भी तुम ध्यान से देखोगे तो कॉपर भी तुम्हें दिख जाएगा, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है ना। मैं किसके लिए मैंने मार्क किया है इसको? एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन मैं बता रहा हूं इसमें ना। 3D सीरीज में क्रोमियम कॉपर था। 4D सीरीज में देखो, देखो ध्यान से देखो, 4D सीरीज में मैंने और जूम कर दिया। 4D सीरीज में देखो येट्रियम था 5s2, ठीक है, जिरकोनियम था 5s2, ठीक है, नायोबियम 5s1 हुआ, तो इसको मार्क करो, ये 5s1 हो गया है। मोलिब्डेनम भी 5s1 हो गया, इसको मार्क करो। ये तो 5s2 है, ठीक है, ये 5s1, इसको मार्क करो। ये 5s1, इसको मार्क करो। ये 5s0 लिखा हुआ नहीं है, मतलब वो 0 है, इसको मार्क करो। ये 5s1, इसको मार्क करो। इसके नीचे आ जाते हैं अगेन 5D सीरीज में। इसमें किस किस को मार्क करना है? देखो सारे 6s2 है, लास्ट के इन दो को छोड़ के, प्लैटिनम और गोल्ड। समझ आती है क्या बात? सर ऐसा क्यों सर? उनका ऑर्बिटल तो हाफ फिल्ड भी नहीं है, ना ही फुल फिल्ड। हाँ नहीं, ये बस यही दिमाग नहीं लगाना हमको कि क्यों हो रहा है, बस ये मानना है बस। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिकलेस बात है ये। ओके सर। अब देखो नीचे आ जाते हैं हम लोग एफ ऑर्बिटल में, एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक में देखो सबसे पहले जीडी था, जीडी एक्सेप्शनल था, और इसमें एक डीवाई एक्सेप्शनल था। अब क्यों था वो तुम मुझे बताओगे। और एक एलयू एक्सेप्शनल था।
देखो क्यों है ये एक्सेप्शनल, शुरू से देखो इनको, इनके कॉन्फ़िगरेशन सभी को ध्यान से नजर डालो, और ये लोग एक्सेप्शनल क्यों है। 5D1 सभी में देखो D0 है, सभी में 5D0 है, सभी में 5D0 है, सभी में 5D0 है, इन तीन लोगों को छोड़कर, इन तीनों में 5D1 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 है। समझ आती है बात? यस सर। नीचे वाले में आ जाते हैं, तो नीचे वाले में एक्सेप्शनल कौन है, ये TH, ये 90 वाला, फिर उसके बाद 91 92 93 ये तीनों, इसके बाद लास्ट में चले जाते हैं तो CM के बाद LR 96 CM, इसके बाद ये LR। अब मुझे बताओ ये लोग एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन में क्यों है, क्योंकि देखो इनके अलावा सभी लोग D0 है, इनके अलावा सभी लोग 6D0 है, इसमें स्पेशल है ये थोरियम, ये क्या है, ये 6D2 है, ये स्पेशल है, बाकी सभी लोग 6D1 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 है एक्सेप्शनल बाकी, और जो एक्सेप्शनल नहीं है वो क्या है, 0 6D0। तो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ आया क्या है इसके अंदर, बोलो। यस सर। तो ये मेरा पॉइंट नंबर 3 था, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल, पॉइंट नंबर 3 मैंने पढ़ा दिया। अब लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, पॉइंट नंबर 4, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग बात करेंगे स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर की। देखो स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे कोई बताएगा नहीं तुम्हें, बट मैं अलग से पॉइंट लिखवा कर एक जगह सारे एलिमेंट्स का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें बता देता हूं। इससे हमें क्या फायदा होगा, देखो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, ना ही पीरियोडिक टेबल में इसका कोई क्वेश्चन होगा, बट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं तुम्हारे काम आएगा। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट का कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, मतलब वो ऑक्सीडेशन स्टेट में वो रहना पसंद करेगा। तो ये भी हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का आइडिया होना चाहिए हर एलिमेंट का। तो इसमें भी सेम हम लोग ब्लॉक बाय ब्लॉक बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एस ब्लॉक के बारे में। ये बहुत बड़ा है स्टेबल, ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब बताने में ना बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं अभी सिर्फ एस ब्लॉक और डी ब्लॉक तुम्हें बताऊंगा, पी ब्लॉक कल बताऊंगा। एस ब्लॉक के बारे में बात करें तो एस ब्लॉक में क्या क्या होते हैं, एक तो होते हैं एल्कली मेटल्स, एक होते हैं एस ब्लॉक में एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और इसके अलावा क्या होते हैं, इसके अलावा क्या होता है इस ब्लॉक में, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। तो कोई देखो एस ब्लॉक तो बड़ा इजी है, ये केतन वही है क्या अपनी क्लास वाला? हाँ सर। देखो एल्कली अर्थ मेटल का तुमने क्या ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा है, हमेशा क्या स्टेबल देखा है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट तुमने देखा है, +1 +1। तो एल्कली मेटल के लिए +1 ही स्टेबल होता है एंड हाईएस्ट होता है, मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसका यही है और स्टेबल भी यही है, ना इससे ऊपर जा सकता है, नीचे तो जा सकता है बट इससे ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि ये हाईएस्ट है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या देखा है, +2 +2, तो +2 ही स्टेबल है एंड हाईएस्ट है। अब देखो हाइड्रोजन के लिए बात करें ना, तो हाइड्रोजन के लिए स्टेबल कौन सा होता है बताओ, 1 +1। हाइड्रोजन के लिए भी +1 ही स्टेबल है और वही हाईएस्ट है, इस बात का ध्यान रखना, हाईएस्ट भी यही है स्टेबल भी यही है। अगर हाइड्रोजन -1 में आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन -1 मतलब H-, क्या बोलते हैं इसको, हाइड्राइड आयन। अगर हाइड्रोजन +1 में आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो ये याद रखें एस ब्लॉक के अंदर एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल और हाइड्रोजन, इन तीनों का। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं डी ब्लॉक के बारे में। देखो डी ब्लॉक में है ना,
डी ब्लॉक में पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं होता, हमारे आपका सिर्फ 3D सीरीज एलिमेंट ही है, 3D सीरीज एलिमेंट ही हमें देखने को मिलेगा, तो हम सिर्फ 3D सीरीज ओनली उसके बारे में ही बात करेंगे। तो 3D सीरीज को वैसे तो लेफ्ट टू राइट होता है 3D सीरीज, क्योंकि एक पीरियड के लिए होता है, बट मैं इसको है ना टॉप टू बॉटम लिख देता हूँ ऐसा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। अब इन सभी का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूँ। देखो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि भाई ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बस ये एग्जिस्ट करता है, नहीं, स्टेबल का मतलब है कि ये स्टेबल है। जैसे अगर मैं बात करूं किसके लिए, स्कैंडियम के लिए, तो स्कैंडियम के लिए स्टेबल होता है +3, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्कैंडियम सिर्फ +3 में ही एग्जिस्ट करेगा, ये +1 में भी एग्जिस्ट करता है, बट स्टेबल कौन सा है, +3। ऐसे ही टाइटेनियम के लिए बात करूं, टाइटेनियम के लिए अगर मैं बात करूं तो टाइटेनियम के लिए स्टेबल 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +3 भी स्टेबल है, +4 भी। वेनेडियम के लिए +3 स्टेबल है, क्रोमियम के लिए +3 स्टेबल है, मैंगनीज के लिए +2 और +4 स्टेबल है, आयरन के लिए +2 स्टेबल है, कोबाल्ट के लिए +2, निकल के लिए भी +2, कॉपर के लिए +1, जिंक के लिए +2। तो ये सारी कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्टेबल ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक सेकंड रुको, मैं ना इनका एक चीज और बता देता हूँ तुम्हारे को। स्टेबल बताइए ना मैंने, बस हाईएस्ट भी बता देता हूँ। अगेन मैं एक और लिख देता हूँ, वही बता देना चाहिए था पर ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, फिकोनी, कॉपर, जिंक। अब मैं कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट और लिख रहा हूँ है ना, जैसे इसके लिए लिख रहा हूँ +3, इसके लिए लिख रहा हूँ +4, वेनेडियम के लिए +5, क्रोमियम के लिए +6, आयरन मैंगनीज के लिए +7, आयरन के लिए +6, कोबाल्ट के लिए +5, निकल के लिए +4, कॉपर के लिए +2, जिंक के लिए +2। ये कौन सी है, ये है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये याद रखें, ये स्टेबल है, ये हाईएस्ट है। तो अभी किसी ने अभी वो मोल कॉन्सेप्ट में पहला वाला क्वेश्चन पूछा था ना, कौन अपनी हाईएस्ट में है, तो अगर ये टेबल याद होगी तो बता देगा, ठीक है, बोलो। यस तो सर। इसमें ना, इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि हमारे पास कोई हार्ड रूल हो कि भाई इससे हम लोग हमेशा निकाल पाएंगे कि भैया इससे हाईएस्ट निकाल लिए, इससे स्टेबल निकाल लिए, नहीं, हमारे को याद ही करना पड़ेगा, और याद होगा तो हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, होमवर्क मैंने दे ही दिया है। तो पीरियोडिक टेबल अगेन इनऑर्गेनिक का टॉपिक है, तो बार बार नोट्स रिवाइज करें, होमवर्क करके लेके आए। नेक्स्ट क्लास में होमवर्क डिस्कस करेंगे, देन हम लोग फर्दर आगे पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। बाय सर। चलिए ठीक है।